हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राइट, तो कल जाते जाते हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 को डिस्कस किया था, राइट, एंड उसका फॉर्मेट रेडी किया था। तो फॉर्मेट में हमने क्या क्या रेडी किया था? तो फॉर्मेट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था जिसमें सिर्फ मैंने ओम एंड जय के कॉलम्स बनाए थे, एंड फिर कैश अकाउंट बनाया था, ये पहले पेज पर बनाया था, एंड दूसरे पेज पर मैंने क्या किया था? बैलेंस शीट बनाया था। तो इतना फॉर्मेट कल हमने रेडी किया था, राइट। इस क्वेश्चन में क्या अलग है? तो इस बार आपको कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी है, तो इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा हमें अपने मेथड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। स्टेप्स वही रहेंगे, सिर्फ थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। कल ऑलरेडी हमने पढ़ा था, राइट, एडजस्टमेंट भी पढ़े थे। अब फटाफट क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो टेल मी व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 1। हमारी स्टेप नंबर 1 है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ पार्टनर्स कैपिटल, राइट। पुराने बैलेंस शीट से पार्टनर कैपिटल के साथ शुरू करो, राइट। लेकिन अब इस बार क्या हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? हमारी स्टेप 1 क्या है कि हम पार्टनर्स कैपिटल को उठाते हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। बट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं है, हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया। तो कैपिटल को हम करंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, राइट। तो कैपिटल का करना क्या है? तो इट इज वेरी सिंपल। जब भी करंट अकाउंट होगा तो इसका मतलब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे कैपिटल मेंटेन कर रहे हो, मतलब कैपिटल विल रिमेन अनटच, मतलब कैपिटल में ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ कम होगा। तो कैपिटल को हम एज इट इज पुराने बैलेंस शीट से उठाएंगे एंड नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? करंट अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब हमें कैपिटल को अनटच रखना है। अनटच रखना है मतलब कैपिटल शुड नॉट फ्लक्चुएट। करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं मतलब वी आर अप्लाइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो पुराने बैलेंस शीट से उसको बस उठाना है, नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखना है कैपिटल ओम 21,000, जय 21,000। पुराने बैलेंस शीट से उठाया, नए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन पर लिख लिया। क्लियर है? तो ये हमारा स्टेप 1 था। नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, राइट। बट यहां पर एज आई सेड हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाना है। इस बार कैपिटल के साथ साथ करंट है, हमने करंट अकाउंट बनाया है। तो मैं क्या करूंगा? पुराने बैलेंस शीट से ओम एंड जय का करंट अकाउंट का बैलेंस उठा के करंट अकाउंट में लिखूंगा एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओम के कॉलम में 3,750 एंड जय के कॉलम में 3,450, राइट। तो दिस इज आवर मॉडिफिकेशन टू द फर्स्ट स्टेप। स्टेप वही है कि कैपिटल उठाओ, राइट, बट यहां पर कैपिटल के साथ साथ करंट भी है। तो मैंने कैपिटल उठाया, पुराने बैलेंस शीट में लिख लिया, एंड करंट अकाउंट के बैलेंसेस को उठाया एंड करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख लिया एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओम एंड जय। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? तो यहां पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। सिर्फ इसमें मैंने क्या किया? कैपिटल को तो लिखा ही, उसके साथ साथ करंट अकाउंट को भी लिया, राइट। चलते हैं स्टेप नंबर 2। तो हमारी स्टेप नंबर 2 क्या कहती है? तो स्टेप नंबर 2 कहती है कि जनरल रिजर्व फंड या पी&एल अकाउंट क्वेश्चन में है या नहीं चेक करो। तो लायबिलिटी साइड में तो कुछ नहीं दिख रहा है, ना जनरल रिजर्व है ना रिजर्व फंड है, राइट। एसेट्स में चेक करो, इज देयर एनी पी&एल अकाउंट? तो एसेट्स में भी पी&एल अकाउंट नहीं है। मैंने कहा था जनरल रिजर्व फंड हमेशा लायबिलिटी में होता है। पी&एल अकाउंट कैन बी ऑन एनी साइड, वो लायबिलिटी में भी हो सकता है, एसेट्स में भी हो सकता है। आदत रखो ढूंढने की, राइट। तो एसेट्स में नहीं है, राइट। तो फिर चलते हैं ऑन द थर्ड स्टेप, राइट। नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप क्या करेंगे? हमने जो तीसरा अकाउंट बनाया कैश अकाउंट, उसका पिछले बैलेंस शीट से बैलेंस उठाएंगे एंड डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, राइट। तो कैश 3,000 है पुराने बैलेंस शीट में, उठा के मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। ये क्लियर है? आगे बढ़े, राइट। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि सॉल्व द एडजस्टमेंट। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट विल कैरी डबल इफेक्ट, राइट। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट को हमें क्या करना है? डबल इफेक्ट देना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। जगदीश शुड पे 3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, राइट। एंड आगे कह रहे हैं 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश, राइट। तो ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं कि जगदीश ने 3,000 रुपए गुडविल के लिए लाए एंड उस 3,000 में से आधी अमाउंट पुराने पार्टनर्स ने बिजनेस से निकाल ली, राइट। तो ये दो अलग अलग इवेंट्स, ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन। तो एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं। पहले जगदीश ने 3,000 रुपया कैपिटल लाया, सॉरी 3,000 रुपया गुडविल लाया। तो गुडविल लाया मतलब गुडविल के लिए पैसा आया। तो इसका पहला इफेक्ट होगा आपके कैश अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट 3,000। गुडविल के लिए 3,000 रुपए कैश आई टू गुडविल अकाउंट 3,000, राइट। फिर एज यूजुअल गुडविल आने पर हम क्या करते हैं? गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं।
हैं तो सेकंड इफेक्ट बाय गुडविल, बट पुराने पार्टनर्स को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो में, यस और नो? तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अलग से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ आपको नए पार्टनर के प्रपोर्शन के बारे में बताया है, यानी कि जो मेरा ओल्ड रेशियो है वही मेरा सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा, यानी कि 3:2। तो यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, गुडविल के 3000 रुपए ओम एंड जय के बीच में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी कि 1800 एंड 1200, राइट? सिर्फ यहां पर हो क्या रहा है, कैपिटल की जगह में गुडविल को करंट अकाउंट में लिख रहा हूं। देखो करंट अकाउंट के क्रेडिट में चला गया, नॉर्मली हम कैपिटल में लिखते हैं, यहां पर करंट अकाउंट है, इसलिए सेकंड इफेक्ट करंट अकाउंट में चला गया। बाय गुडविल ओम एंड जय के बीच में मैंने क्या किया, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया 1800 एंड 1200। तो गुडविल के 3000 रुपए कैश आई, कैश अकाउंट के डेबिट में चला गया, एंड सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में चला गया। इज इट क्लियर? कैपिटल हमने डायरेक्टली कहां लिखा है, लायबिलिटी में लिखा है, तो उसको हाथ नहीं लगाना है, तो कैपिटल अकाउंट की जगह यहां पर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए गुडविल की एंट्री चली गई करंट अकाउंट के क्रेडिट में, राइट? आगे बढ़े, चलते हैं उसी ट्रांजैक्शन का अगला पार्ट, 50% ऑफ द गुडविल विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश, राइट? तो अगर आप देखोगे पार्टनर करंट को अभी हमने गुडविल के पैसे या गुडविल की अमाउंट क्रेडिट की, हमने क्या लिखा, बाय गुडविल ओम के कॉलम में मैंने लिखा था 1800 एंड जय के कॉलम में लिखा था मैंने 1200। अब ओम एंड जय ने क्या किया, उनके नाम पर जितना गुडविल आ रहा है उसकी आधी आधी अमाउंट वो कैश से निकाल रहे हैं, तो मैं करंट अकाउंट में गुडविल के ऑपोजिट लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट। ओम एंड जय क्या कर रहे हैं, अपने गुडविल का आधा आधा अमाउंट निकाल रहे हैं, तो जो गुडविल उनको क्रेडिट हुआ, जो क्रेडिट में दिख रहा है 1800 एंड 1200, उस 1800 में से ओम ने क्या किया, आधे पैसे कैश से निकाल लिए, एंड जय ने 1200 में से आधे पैसे कैश से निकाल लिए। इज इट क्लियर? तो मैं उस गुडविल के ऑपोजिट साइड में यहां पर लिख रहा हूं, क्या निकाला उन्होंने, बिजनेस से कैश निकाला, तो मैं करंट अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट, राइट? अब उन्होंने पूरा गुडविल का पैसा नहीं निकाला, उन्होंने आधा पैसा निकाला। तो मुझे बताओ ओम के नाम पर टोटल गुडविल का पैसा है 1800, तो 1800 का आधा कितना हुआ, 900, तो ओम 900 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, राइट? एंड जय को हमने कितना क्रेडिट किया था गुडविल, 1200, तो उसका आधा यानी कि वो 600 विड्रॉ करेगा। मतलब ओम बिजनेस से 900 रुपए विड्रॉ करेगा एंड जय बिजनेस से 600 रुपए विड्रॉ करेगा। 900 विल बी विड्रॉन बाय ओम एंड 600 विल बी विड्रॉन बाय जय। क्या विड्रॉ कर रहे हैं वो, कैश, बिजनेस से इतना कैश निकाल रहे हैं, गुडविल जितना उनके नाम पर है उसकी आधी आधी अमाउंट वो बिजनेस से निकाल रहे हैं। तो इसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां आएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो इसका सेकंड इफेक्ट में दूंगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में एज बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, अंडरलाइन करके ओम 900 इन अ कॉलम, जय 600 इन अ कॉलम, दोनों मिला के 1500 आउट ऑफ कॉलम। तो देखोगे अगर कैश के डेबिट में 3000 थे टू गुडविल के, तो गुडविल 3000 थे, उस 3000 का एग्जैक्टली आधा 1500 ओम एंड जगदीश ने विड्रॉ किए। इज इट क्लियर? तो ये मेरा कैश विड्रॉन बाय पार्टनर, गुडविल का आधा अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ किया। दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ ड्रॉइंग्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। तो यहां पर मैंने पहले एडजस्टमेंट के दोनों हिस्से कंप्लीट किए कि गुडविल लाया, राइट, एंड गुडविल के आधे पैसे उन्होंने निकाल लिए, राइट? तो गुडविल लाने का डबल इफेक्ट हुआ एंड गुडविल के आधे पैसे निकालने का डबल इफेक्ट हुआ, राइट? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट 2 में वो कह रहे हैं ही शुड ब्रिंग 9000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो ही मतलब कौन, जगदीश नया पार्टनर है, तो वो 9000 रुपया बिजनेस में क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल मतलब क्या, बिजनेस में वो 9000 रुपए कैश लेके आएगा। तो कैश या कैपिटल आने की पहली एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में टू जगदीश कैपिटल 9000 जगदीश क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, राइट? अब जब हम कैपिटल या नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसका पहला इफेक्ट हम हमेशा कैश में देते हैं, सेकंड इफेक्ट हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में देते हैं, बट यहां पर कैपिटल अकाउंट नहीं, यहां पर करंट अकाउंट है। तो फिर कैपिटल का सेकंड इफेक्ट में आप क्या करूंगा, नए बैलेंस शीट में जहां पर मैंने ओम एंड जय का कैपिटल ऑलरेडी लिखा है उसके नीचे में लिखूंगा जगदीश कैपिटल 9000। गेटिंग इट? तो हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, तो कैपिटल लाने की एंट्री चलेगी कैश के डेबिट में, एंड उसका सेकंड इफेक्ट मैंने क्या दिया, मैंने दिया कैपिटल में। बट कैपिटल कहां है, तो कैपिटल लायबिलिटी में है, तो मैंने डायरेक्टली लायबिलिटी में जाके ओम जय के नीचे जगदीश का नाम ऐड किया एंड उसकी अमाउंट 9000 आउट ऑफ कॉलम में लिख ली। इज इट क्लियर? तो यहां पर कैपिटल लाने का भी डबल इफेक्ट हुआ, एक वो कैश लेके आ रहा है फॉर कैपिटल, तो कैश के डेबिट में चला गया, एंड दूसरा मैंने उसका सेकंड इफेक्ट डायरेक्टली नए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया। इज इट क्लियर? सिंपल है। आगे बढ़े,
चलते हैं ऑन थर्ड ट्रांजैक्शन पर। तो तीसरी ट्रांजैक्शन या तीसरी एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो दिस इज द सिंपल ट्रांजैक्शन, राइट, कि आपको क्या करना है, बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है 18,000। तो बिल्डिंग देखो पहले पुराने बैलेंस शीट में कितनी थी, 15,000, तो 15,000 के बिल्डिंग को आपको 18,000 करना है, नथिंग बट आपको बिल्डिंग को 3,000 रुपए से अप्रिसिएट करना है। 3,000 कैसे, 18 माइनस 15, पुरानी बिल्डिंग थी 15, 15 की बिल्डिंग को 18 पे लेके जाओ, मतलब 3,000 रुपए से अप्रिसिएट करो, ये और नो, 18 और 15 का डिफरेंस 3,000 इज द एप्रिसिएशन अमाउंट फॉर बिल्डिंग। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, पुराने बैलेंस शीट से बिल्डिंग उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा बिल्डिंग 15,000 इनर कॉलम, कितने से अप्रिसिएट करना है, 3,000, तो इसमें लिखूंगा प्लस एप्रिसिएशन 3,000, तो 15 प्लस 3 मेरी टोटल बिल्डिंग बाहर कितनी बचेगी, 18,000, ये और नो, ये क्लियर है। तो बिल्डिंग मैंने एप्रिसिएट कर ली। अब बिल्डिंग एप्रिसिएट करने से मेरा फायदा है या नुकसान है, तो बिल्डिंग इज माय एसेट, एसेट बढ़ने पर होता है हमारा फायदा, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 3,000। सिंपल है, ये हमने पहले भी हर एक सम में किया हुआ है कि अप्रिसिएट करो या फिर डिप्रिसिएट करो, सिंपल है। उसी एडजस्टमेंट में वो आगे कह रहे हैं मशीनरी एंड फर्नीचर को आपको 10-10% से रिड्यूस करना है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले मशीनरी को रिड्यूस करते हैं। तो फिर से पुराने बैलेंस शीट में कितने की मशीनरी है, 21,000, उठाओ नए बैलेंस शीट में इन कॉलम में लिखो मशीनरी 21,000, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर माइनस डिप्रिसिएशन 10%, तो 21,000 का 10% हुआ 2,100, यस और नो, तो 21,000 माइनस 2,100, बाहर मेरी मशीनरी बचेगी 18,900, क्लियर है। अब मशीनरी डिप्रिसिएट करने पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो मशीनरी एसेट है उसे हम डिप्रिसिएट कर रहे हैं यानी कि कम कर रहे हैं, यानी कि मेरा नुकसान है, तो नुकसान जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 2,100, राइट। सेम वे वो कह रहे हैं फर्नीचर को डिप्रिसिएट करो, तो फिर से पुराने बैलेंस शीट में कितने का फर्नीचर है, ओनली 900, तो 900 रुपए का फर्नीचर उठाओ, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो फर्नीचर इनर कॉलम में 900, राइट। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर माइनस डिप्रिसिएशन 10%, तो 900 का 10% इज 90 रुपीज, तो 900 माइनस 90, बाहर मेरा फर्नीचर बचेगा 810 रुपीज का। अगेन मैं फर्नीचर को रिड्यूस कर रहा हूं, फर्नीचर डिप्रिसिएट कर रहा हूं, फर्नीचर इज माय एसेट, एसेट कम होने पर मेरा नुकसान है, तो उस नुकसान को मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा टू फर्नीचर, फर्नीचर की वजह से नुकसान हो रहा है, टू फर्नीचर 90 रुपीज, राइट। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 में 3 चीजें दी थी, बिल्डिंग को रिवैल्यू करो वो कर लिया, मशीनरी को डिप्रिसिएट करो वो कर लिया, फर्नीचर को डिप्रिसिएट करो वो कर लिया, ये और नो, तो उनके इफेक्ट एसेट्स में आए, राइट। बिल्डिंग बढ़ाई, फर्नीचर डिप्रिसिएट किया एंड मशीनरी को डिप्रिसिएट किया, और उनका होने वाला फायदा नुकसान मैंने रिवैल्यूएशन में लिख ली, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन चौथे एडजस्टमेंट पर। तो चौथी एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो वो क्या कह रहे हैं, डेटर्स पर प्रोविजन करो फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, नथिंग बट आरडीडी प्रोवाइड करनी है। क्या करना है आपको, आरडीडी के लिए प्रोविजन करनी है, किस पर, डेटर्स पर। तो पुराने बैलेंस शीट में देखो हमारे पास कितने डेटर्स है, 27,000, तो उस 27,000 के डेटर्स को उठाओ, नए बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स इनर कॉलम में 27,000, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर लिखो माइनस आरडीडी 5%, तो 27,000 का 5% होता है 1,350, तो 27,000 माइनस 1,350, मेरे फाइनल डेटर्स की फिगर बाहर बचेगी 25,650, राइट। तो ये आरडीडी मैंने डेटर्स से माइनस की, राइट। अब आरडीडी हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, तो आरडीडी हमारे लिए नुकसान है, डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स कम हो रहा है, इतना पैसा डूब सकता है, तो इट इज माय लॉस। तो उसका सेकंड इफेक्ट लॉस का मैं दूंगा ऑन रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू आरडीडी 1,350। सिंपल है, आरडीडी का भी डबल इफेक्ट सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, सिंपल एडजस्टमेंट है, फाइनल अकाउंट्स में भी इसी प्रकार से सॉल्व करते थे, यहां पर भी इसी प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम, एडजस्टमेंट नंबर 5, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000 मतलब स्टॉक की वैल्यू 15,000 पे लेके आओ, जितने का स्टॉक है उसे 15,000 पे लेके आओ, अगर स्टॉक 15 से ज्यादा है तो उसे कम करो, 15 से कम है तो उसे बढ़ाओ। तो देखते हैं पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास कितना स्टॉक है, 12,300, यस और नो, मतलब मुझे 12,300 का स्टॉक 15,000 पे लेके जाना है, नथिंग बट मुझे स्टॉक को एप्रिसिएट करना है बाय 2,700। कैसे आया 2,700, फिर से डिफरेंस 12,300 एंड 15,000 का डिफरेंस, 15,000 माइनस 12,300 इज 2,700, राइट। तो 12,300 पुराना है, नया 15,000 है, मतलब हम बढ़ा रहे हैं ना, 12,300 से 15 पे लेके जा रहे हैं, मतलब 2,700 से स्टॉक को एप्रिसिएट कर रहे हैं, राइट। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो फिर से पुराने बैलेंस शीट से स्टॉक उठाओ, उसे नए बैलेंस शीट में
कहाँ लिखोगे, एसेट्स में इनर कॉलम में लिखोगे स्टॉक 12,300, राइट। अब मुझे उसे एप्रिसिएट करना है तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा प्लस एप्रिसिएशन 2,700, तो 12,300 प्लस 2,700, ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉक आउटर कॉलम में बच जाएगा 15,000। तो स्टॉक कितना हो गया, 15,000 हो गया, 2,700 से एप्रिसिएट करके अब मेरा स्टॉक हो गया 15,000। अब स्टॉक एप्रिसिएट करने पर हमारा फायदा है या नुकसान है? द आंसर इज ये हमारा फायदा है, स्टॉक को मैं बढ़ा रहा हूं, सो इट इज माय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय स्टॉक 2,700, 2,700 का मेरा फायदा हो रहा है तो बाय स्टॉक 2,700। क्लियर है? तो पांचवी एडजस्टमेंट भी सिंपल थी, यस और नो। तो आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट्स। तो अब क्या करना है, यहाँ पर बाकी कुछ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल को एडजस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो ये वेरी सिंपल सम है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, स्टार्टिंग विथ व्हाट, स्टार्टिंग विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पहले 3 अकाउंट है उनको क्लोज करना है, फिर एंड में बैलेंस शीट पुराने बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करके टैली करनी है। इज इट क्लियर? तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को फटाफट क्लोज करते हैं। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करने पर सबको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलना चाहिए 2,160, बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,160, राइट। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, इसलिए देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्रेडिट यानी कि फायदे की साइड बड़ी है, डेबिट यानी कि खर्चे की साइड छोटी है, तो मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है 2,160 का। इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ओम एंड जय के बीच में उनके पुराने रेशो में यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओम को मिलेगा 1,296 ओम को मिलेगा, 864 जय को मिलेगा, राइट। इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को उठाऊंगा एंड सेकंड इफेक्ट, अब कैपिटल अकाउंट नहीं है हमारे पास, करंट अकाउंट में दूंगा, वही है। तो कैपिटल की जगह करंट ने ले लिया, एज सिंपल एज दैट। इससे पहले हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को कैपिटल में लिखते थे, बट कैपिटल यहां पर फिक्स्ड मेथड पे है, तो कैपिटल में कुछ नहीं करना है, तो कहां पर एंट्री होगी, करंट में। तो जितनी एंट्री हम पहले कैपिटल अकाउंट में करते थे, अब वो सारी मैं करंट में कर रहा हूं। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट में दे रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ओम के कॉलम में 1,296 एंड जय के कॉलम में 864, राइट। तो मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, उसके प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड सेकंड इफेक्ट करंट अकाउंट में दे दिया। अब इमीडिएटली मैं करंट अकाउंट को क्लोज करूंगा, राइट। तो करंट अकाउंट सिंपल है, यहां पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। ओम एंड जय का ही करंट अकाउंट है, तो उनको बैलेंस करने पर देखो उनके क्रेडिट में 3-3 एंट्री है, डेबिट में 1-1 एंट्री है, राइट। तो बैलेंसिंग फिगर उनकी डेबिट में आ रही है, ओम की बैलेंसिंग फिगर आ रही है 5,946 एंड जय की बैलेंसिंग फिगर आ रही है 4,914। इसको हम एज यूजुअल जैसे कहते हैं वैसे मैं लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कह रहा हूं, टू बैलेंस कैरिड डाउन मतलब ओम के करंट अकाउंट में 5,946 का बैलेंस बचा एंड जय के करंट अकाउंट में 4,914 का बैलेंस बचा, राइट। अब इन बैलेंस का करना क्या है, तो इन दोनों बैलेंसेस को मैं उठाऊंगा, जैसे हम कैपिटल का क्या करते थे, बैलेंस कैपिटल का बचा हुआ बैलेंस उठाते थे एंड लायबिलिटी में लिखते थे, तो यहां पर भी मैं वही करूंगा, इन दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आऊंगा, लायबिलिटी में मैं लिखूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, अंडरलाइन करके ओम 5,946 एंड जय 4,940। इज इट क्लियर? तो कैपिटल का बैलेंस जैसे हम कैपिटल का बैलेंस जैसे हम लायबिलिटीज में पोस्ट करते थे, वैसे ही मैंने क्या किया, करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी में यानी कि नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पोस्ट किया, राइट। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा तीसरा अकाउंट कैश पेंडिंग है, तो कैश को इमीडिएटली बैलेंस करते हैं। तो कैश के डेबिट में 3 आइटम है, उसका टोटल है 15,000, क्रेडिट में एक ही आइटम है, उसका टोटल है 1,500, तो 15,000 माइनस 1,500, 13,500 इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कैश में आफ्टर एडमिशन ऑफ जगदीश 13,500 रुपीज बच रहे हैं, तो दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, राइट। या आफ्टर द एडमिशन ऑफ जगदीश मेरे पास 13,500 रुपए कैश में बचे, तो इस कैश को मैं उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा एज कैश 13,500। इज इट क्लियर? तो मतलब पहले पेज के तीनों अकाउंट्स क्लोज हो गए, टैली हो गए, बैलेंस हो गए, अब सिर्फ बचती है बैलेंस शीट। तो मुझे बैलेंस शीट को क्लोज करना है, तो बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पुराने बैलेंस शीट के साथ नई बैलेंस शीट को कंपेयर करूंगा, अनटच्ड आइटम्स को रिकॉर्ड करूंगा एंड फिर मेरी नई बैलेंस शीट टैली करूंगा। इज इट क्लियर? तो शुरू करते हैं कंपैरिजन स्टार्टिंग फ्रॉम पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। तो पुराने बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में मेरे पास पहले था क्रेडिटर्स, तो नए बैलेंस शीट में हैव आई रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स? आंसर इज नो। लेकिन मैंने एडजस्टमेंट में या किसी एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स के साथ कुछ किया क्या? नहीं, मतलब क्रेडिटर्स इज अनटच्ड।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुराने बैलेंस शीट से क्रेडिटर्स उठा के नए बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। तो मैं पुराने बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स उठा रहा हूँ 30,000 एंड उसे नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख रहा हूँ 30,000, राइट। पुराने बैलेंस शीट से उठा के नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख लिया, क्लियर है। फिर पुराने बैलेंस शीट में आपके पास था कैपिटल अकाउंट ओम एंड जय का, तो अगर आप नए बैलेंस शीट में देखोगे तो ऑलरेडी हमने उसे कॉपी किया है, तो फिर से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फिर पुराने बैलेंस शीट में करंट अकाउंट था ओम एंड जय का, तो वो भी हमने ऑलरेडी कॉपी किया है, कॉपी किया मतलब अभी मॉडिफाई करके आया है, मतलब करंट अकाउंट से करंट अकाउंट ओम एंड जय का यहाँ पर आ गया है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो बैलेंस था ये ऑलरेडी हमने करंट अकाउंट में स्टेप 1 में पोस्ट किया था, तो उसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट इज नॉट अनटच्ड, इट हैज बीन यूज्ड, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास कैपिटल भी है, करंट भी है एंड जो क्रेडिटर अनटच्ड थे वो भी लायबिलिटी में आ गए। तो मेरा पुराना लायबिलिटी विद नया लायबिलिटी कंपैरिजन कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, पुराना एसेट्स विद नया एसेट्स कंपेयर करूंगा। तो पुराने एसेट्स में मेरे पास था कैश, तो नए बैलेंस शीट में अभी हमने कैश अकाउंट क्लोज करके कैश का नया बैलेंस लिख लिया, तो फिर से कैश को लिखने की जरूरत नहीं है। पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास था बिल्डिंग, तो नए बैलेंस शीट में मेरे पास बिल्डिंग है क्या, आंसर इज यस, मेरे पास नए बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग है। सो बिल्डिंग इज नॉट अनटच्ड, बिल्डिंग इज टच। बिल्डिंग को मैंने नए बैलेंस शीट में क्या कर लिया, अप्रिसिएट करके लिख लिया, यस और नो। फिर बिल्डिंग के बाद क्या था मेरे पास, मशीनरी, नए बैलेंस शीट में मैंने मशीनरी लिख ली, उसे डिप्रिसिएट कर लिया। फिर मेरे पास पुराने बैलेंस शीट में फर्नीचर था, वो भी मैंने यहाँ पर डिप्रिसिएट कर लिया। फिर मेरे पास पुराने बैलेंस शीट में था स्टॉक, तो वो यहाँ पर मैंने अप्रिसिएट कर लिया, मतलब स्टॉक इज टच्ड, तो मुझे अनटच्ड आइटम चाहिए। स्टॉक के बाद लास्ट उनके पास था डेटर्स, तो डेटर्स भी नए बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमने सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया, मतलब जितने भी एसेट्स थे वो ऑलरेडी नए बैलेंस शीट में प्रेजेंट है, सो देयर इज नो अनटच्ड एसेट, राइट। सारे एसेट्स अगर आप देखोगे पुराने टू नया, सारे एसेट्स हमें नए बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, तो देयर इज नो अनटच्ड एसेट्स रिमेनिंग, इज इट क्लियर। तो अब क्या होना चाहिए, अब माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली। अब मेरा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो फटाफट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल देखो कितना आ रहा है। एसेट्स का टोटल आ रहा है 91,860 एंड लायबिलिटीज का टोटल भी आ रहा है 91,860। तो यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है 91,860 पर, राइट। तो इसमें नया क्या था, तो इसमें बस नया यही था कि पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट दोनों दिए थे, तो मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, उससे कांस्टेंट रखा ऑन द लायबिलिटी साइड, यस और नो। सिर्फ मैंने क्या किया, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया, वो भी सिर्फ पुराने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया, नया पार्टनर्स के लिए करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर सिर्फ आते वक्त कैपिटल के लिए पैसा लेके आएगा, वो डायरेक्टली मैंने लायबिलिटी में एंट्री कर ली एज जगदीश कैपिटल 9,000, इज इट क्लियर, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, यस और नो, या अनसॉल्व क्वेश्चन 10 या प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। तो अब क्या करते हैं, अब फटाफट चलते हैं ऑन अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका सॉल्व्ड एग्जांपल 4, सॉल्व्ड एग्जांपल, राइट, सॉल्व किया हुआ, मतलब टेक्स्ट बुक में उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसे हम यहाँ पर डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया उन्होंने, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मकरंद एंड महेश पुराने पार्टनर्स है, उनका रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 3:2, राइट। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट मकरंद महेश, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, तो कैपिटल के साथ साथ सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल उनके पास लायबिलिटी में है। एसेट्स में उनके पास है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स जिसमें से ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, फिर बैंक एंड फर्नीचर, राइट। फिर नीचे एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो उन्होंने क्या कहा है कि मंगेश को आपने बिजनेस में हाफ शेयर के लिए क्या किया, बिजनेस में एडमिट किया, इज इट क्लियर, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो क्या क्या टर्म्स है, पहला ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल, ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल, तो 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए लेके आएगा, एंड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब वो बैंक ट्रांसफर करेगा, मतलब पैसा बैंक में आएगा, 1 लाख रुपया कैपिटल का पैसा बैंक में आएगा एंड 40,000 रुपया गुडविल का पैसा भी बैंक में आएगा, राइट। तो ये बैंक में आने की एंट्री हम हमेशा करते हैं, यस और नो। फिर दूसरा एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड 48,000, प्लांट एंड मशीनरी को 48,000 करो, 60,000 की पुरानी प्लांट है उसे 48 करो, मतलब डिप्रिसिएट करो। तो देखते सॉल्व करते वक्त क्या करना है, बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद 1 लाख, तो देखो हमने कुछ सम्स पहले बिल रिसीवेबल टेकन बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो बिल्डिंग थी 72,000 की बिल्डिंग है, मकरंद ने कहा कि बिल्डिंग में ले लेता हूँ। अब नया पार्टनर आने के बाद शायद आपको बिल्डिंग की इसके बाद जरूरत नहीं है, राइट। तो बिल्डिंग की बिजनेस में जरूरत नहीं है, तो मकरंद ने कहा कि मैं ले लेता हूँ 1 लाख रुपए में, तो इट इज एसेट टेकन बाय पार्टनर, इसका हमें एंट्री करना पड़ेगा। देखते हैं सम सॉल्व करते वक्त। फिर वो कह रहे चौथी एडजस्टमेंट आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000, तो जो पुरानी आरडीडी है 2,000
उसे 4000 पे लेके जाओ, इंक्रीज अप टू 4000, मतलब 2000 आरडीडी में और 2000 ऐड करो और उसे 4000 पे लेके जाओ। इज इट क्लियर? तो हम सॉल्व करते वक्त देखते हैं क्या करना है आगे। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। उल्टा दिया है। अभी के समय में भी कहा था कि जो ओल्ड पार्टनर्स उन्होंने आधी अमाउंट बिजनेस से निकाली, गुडविल के आधी कैश उन्होंने बिजनेस से निकाली। यहां पर वो उल्टा कह रहे, वो कह रहे कि गुडविल की आधी अमाउंट बिजनेस में रिटर्न की, मतलब ही आधी अमाउंट आपने बिजनेस से निकाली। इनडायरेक्टली बताया है कि आपने बिजनेस से गुडविल के 50% अमाउंट विड्रॉ कर ली, राइट? तो इसका मतलब वही है कि आपने 50% अमाउंट बिजनेस में रखी, मतलब भी 50% अमाउंट आपने बिजनेस से निकाल ली। एज सिंपल एज दैट, गेटिंग इट? तो इट इज नथिंग बट गुडविल का 50% अमाउंट पार्टनर्स बिजनेस से निकाल रहे, पुराने पार्टनर्स बिजनेस से निकाल रहे, मतलब उनके नाम पर जितना गुडविल आएगा उसकी आधी अमाउंट वो बैंक से पैसा निकाल लेंगे, राइट? तो सम सॉल्व करते फिर से देखते करना क्या है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट कह रहे हैं द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। तो उन्होंने आपका काम आसान कर दिया, उन्होंने आपको सैक्रिफाइस रेशो दिया, कितना? इक्वली। तो इसे हाईलाइट करो, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, दिस इज नथिंग बट योर सैक्रिफाइस रेशो 1:1। तो वो कह रहे कि नया पार्टनर आने पर पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो पुराने पार्टनर्स ने इक्वली सैक्रिफाइस किया, मतलब द सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल। तो ये याद रखो, जब हम गुडविल को पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इस बार सैक्रिफाइस रेशियो उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है इक्वल 1:1। तो हम गुडविल को पुराने पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज इट क्लियर? बट हमें करना क्या है? तो वो उन्होंने लास्ट लाइन पर कहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, मतलब ना उनको बैलेंस शीट चाहिए ना रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए, गेटिंग इट? उनको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए। तो ठीक है, हम फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं। ऊपर मैं लिखते वक्त लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ मकरंद एंड महेश। नेक्स्ट लाइन पर मैं क्या बना रहा हूं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर्स मकरंद महेश एंड नया पार्टनर का कॉलम मंगेश, पर्टिकुलर मकरंद महेश एंड मंगेश। इज इट क्लियर? उनको सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट चाहिए, तो मैंने पार्टनर कैपिटल बना लिया। लेकिन अगर मुझे पार्टनर कैपिटल को बैलेंस करके पार्टनर कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर करेक्ट चाहिए, तो मुझे उनको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यस और नो? अगर आपको याद है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर पार्टनर कैपिटल को क्लोज करते हैं। मतलब टू क्लोज पार्टनर कैपिटल आई विल नीड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस। Yes or no? तो टू फाइंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन लॉस मैं एज अ वर्किंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। तो एज अ वर्किंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, वही नॉर्मल फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, कैश या बैंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बैंक क्या होता है, जब कैश बैंक में जो बैलेंस बचता है वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो कैश बैंक की जरूरत नहीं है। तो मैं बस दो अकाउंट में अपना काम चला रहा हूं। उन्होंने सिर्फ एज ए आंसर पार्टनर कैपिटल पूछा तो मैं वो पहले बना रहा हूं। एज ए आंसर दे वांट पार्टनर कैपिटल, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर शिफ्ट किया, पहले पार्टनर कैपिटल बना रहा हूं एंड एज अ वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों बना रहा हूं? बिकॉज विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट आई कैन नॉट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मुझे पार्टनर कैपिटल को बैलेंस करना है तो मुझे उनको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस देकर ही बैलेंस करना है। तो इसलिए मैं एज अ वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। यहां तक क्लियर है, राइट? तो अब सम को सॉल्व करते हैं, बट आज नहीं, कल के लेक्चर में। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, ये फॉर्मेट बनाओ, राइट? एंड इजी सम है, आप अगर इसे सॉल्व कर सकते हो तो ट्राई सॉल्विंग इट। जितनी एंट्रीज आप खुद से कर सकते हो, फॉलो द स्टेप्स, राइट? अगर आपको लग रहा है कि अरे हाँ इसको रिवैल्यू किया बट इसका सेकंड इफेक्ट देने के लिए बैलेंस शीट नहीं है, तो उसे इमेजिनरी दे दो। यस और नो? जैसे हम आपको याद है तो इससे पहले फाइनल अकाउंट्स में भी करते थे, सिर्फ P&L अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट पूछा, बैलेंस शीट के इफेक्ट्स हम इमेजिनरी देते थे। या एनपीसी में आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया तो बैलेंस शीट के इफेक्ट हम इमेजिनरी देते थे। तो उसी प्रकार भी यहाँ पर बैलेंस शीट के सारे इफेक्ट या कैश अकाउंट के सारे इफेक्ट इमेजिनरी दे दो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सम, राइट? नहीं बना तो कोई बात नहीं, कल हम आके उसे डिस्कस करके सॉल्व करेंगे ही, राइट? बन गया तो वेरी गुड, राइट? तो ये आज का आपका होमवर्क है। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं, कल आके ये सम सॉल्व करेंगे एंड फिर सेम वे अगले सम का हम डिस्कशन भी करेंगे, राइट? चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।